ओके, गुड इवनिंग गाइस। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग सी रहने वाली है। हमने लास्ट क्लास सस्पेंस पर छोड़ी थी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्यों हम डेबिट करते हैं और हम क्यों डेबिट नहीं करते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं क्या किया। तो गाइस हम लोगों ने टॉपिक शुरू करा था एसपीआर का, एसपीआर का नहीं, फॉरफीचर का। मैंने आपको बताया था शेयर्स फॉरफीट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो शेयर्स हम इशू कर चुके होते हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं, नल एंड वॉइड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब शेयर इशू करते थे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे, और जब हम फॉरफीट करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं शेयर्स, उसको हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। किससे डेबिट करते हैं? फेस वैल्यू कॉल्ड अप। और क्रेडिट कर देते हैं दो चीज़ों से, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब इसमें एक और तरीका होता है यही एंट्री करने का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कॉन्सेप्ट में, इसलिए मैंने आपको दूसरा तरीका नहीं बताया। फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? जो हमें पैसा रिसीव हो चुका है। कॉल्स इन अरियर में वो पैसा जाता है जो हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है। सो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। जब हम ओरिजिनली शेयर को पार पे इशू करते थे तो फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी। देन हमने टॉपिक उठाया था कि जब आपके शेयर्स प्रीमियम पे ओरिजिनली इशू हुए हैं और वो वाले शेयर्स अगर आपने फॉरफीट करे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था, इफ़ योर शेयर वॉज ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम और आप शेयर को फॉरफीट कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा वेदर द प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है, मिल गया है, तो फॉरफीचर करते वक्त आप भूल जाइए कि प्रीमियम नाम की कोई चीज़ होती है। कहने का मतलब क्या था कि जब आप रिवर्सल करोगे, फॉरफीचर रिवर्सल की एंट्री होती है, मींस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को आप रिड्यूस करते हो तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, पर आप एसपीआर को डेबिट नहीं करेंगे। यू कैन नॉट यूज एसपीआर व्हेन इट हैज़ बीन रिसीव्ड। तो इसलिए हम एसपीआर को भूल जाते थे कि एसपीआर का नाम की कोई चीज़ हमारे पास रखी है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो फिर आपको एसपीआर को रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री में एसपीआर का नाम आएगा ऑन द डेबिट साइड विथ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल डेबिट होगा, एसपीआर भी डेबिट होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी और एक क्वेश्चन हमने ऐसा करके भी देखा था। आगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो अगला क्वेश्चन देने से पहले मैं बता देता हूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम एसपीआर को डेबिट करते हैं और क्यों हम एसपीआर को डेबिट नहीं करते हैं। नाउ गाइस, एसपीआर जो होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व होता है, स्पेशल रिजर्व होता है। और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कंपनीज, एक सेक्शन है, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन हमें क्या बोलता है कि जब आपके पास प्रीमियम का पैसा आ जाता है, यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट अमाउंट एंड यू कैन यूटिलाइज ओनली इन 5 केसेस। इन्होंने हमें 5 इंसिडेंसेस दे दिए हैं कि इस जगह पर आप एसपीआर को यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? जब आपको प्रीमियम मिला तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया था, अब आप उस रिजर्व का यूज कहाँ कर सकते हैं? आप उसका रिजर्व का यूज 5 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ कौन कौन सी जगह पर यूटिलाइज होता है। एक मिनट। सो पहला जो है, तो इन्होंने क्या बोला, दैट यू कैन यूटिलाइज योर प्रीमियम अमाउंट फर्स्ट टू इशू द बोनस शेयर्स। आप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए अपने एसपीआर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बोनस शेयर का मतलब क्या था? फ्री में शेयर्स देना। हम कभी भी, कंपनी कभी भी शेयर इशू करती है तो या तो उनसे कैश लेगी, या तो उनसे सर्विसेज ली होगी, या कुछ एसेट खरीदा होगा तो हमने शेयर्स दिया होगा। लेकिन कंपनी कभी कभी बोनस में शेयर्स दे देती है, फ्री में। क्यों फ्री में देती है? कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है। डिविडेंड की जगह वो क्या करती है? शेयर्स अलॉट कर देती है, लो भाई फ्री में शेयर्स ले लो, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब फ्री में देंगे तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा, तो उस जगह पर आप अपने एसपीआर का यूटिलाइजेशन कर सकते हो टू इशू द बोनस शेयर। पहला यूटिलाइजेशन। दूसरा यूटिलाइजेशन क्या बोला? इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं गाइस? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आई होप आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि एक कंपनी जब बनती है तो उसको बहुत टाइम लगता है। पहले प्रमोटर उसको प्रमोट करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और फिर कहीं जाकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। पर कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले भी कुछ ना कुछ खर्चे करती रहती है, इनकम एक्सपेंस सब करती रहती है। तो जो एक्सपेंसेस आपके प्रमोशन से इनकॉर्पोरेशन से पहले, कंपनी को रजिस्टर होने से पहले होते हैं, उन एक्सपेंसेस को बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मतलब आप उसको नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस नहीं शो कर सकते, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप एसपीआर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैं उसके डीप डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है राइट नाउ। जब आप बड़े होंगे, जब बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, बड़े कोर्सेज में आएंगे, तब आपको पता चलेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कैसे होते हैं। सो उनको राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा है इन राइटिंग ऑफ द शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। मतलब और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? आप जब शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर इशू से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होते होंगे, कोई कमीशन देना पड़ता होगा, कोई और एक्सपेंडिचर होते होंगे। तो वो सारे एक्सपेंडिचर भी जो होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो आप उसे नॉर्मली पी&एल में नहीं डाल सकते सीधा सीधा नॉर्मल एक्सपेंस की तरह। तो उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी आप एसपीआर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और कहाँ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? और इन्होंने बोला ऑन पेइंग फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको याद हो, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका रिडम्पशन होता है शेयर्स का, रिडम्पशन मतलब आप जब रीपेमेंट करते हैं, और अगर आप रीपेमेंट फेस वैल्यू से ज़्यादा कर रहे हैं, मींस मैंने शेयर्स उनको 1 लाख के इशू करे थे बट मैं उनको 1,05,000 रिटर्न कर रहा हूँ, 5% का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक होता है एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जब आप शेयर इशू करते हो तो आपके पास प्रीमियम आता है, वो एसपीआर है। जब आप पैसा वापस करते हो और एक्स्ट्रा पैसा वापस करते हो तो उसे आप बोलते हो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं, यहाँ इक्विटी शेयर नहीं लिखा हुआ क्योंकि इक्विटी शेयर का रिडम्पशन होता ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है, और कोई लॉजिक नहीं है। सो प्रेफरेंस शेयर को जब आप रिडीम करोगे और रिडम्पशन के वक्त अगर आप प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे फेस वैल्यू से, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसे भी आप डायरेक्ट पी&एल से राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी आप एसपीआर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ऐसे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। एंड पांचवा यूज है बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स। अपनी कंपनी के शेयर्स खुद ही खरीद लेना। मेरे कंपनी के शेयर दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है, उनसे या मार्केट में से मैंने खुद अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। तो बायबैक एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर जब आप बायबैक करते हो तो कंपनी का कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस होता है, तो कंपनी उस जगह पर भी एसपीआर का यूटिलाइजेशन कर सकती है। सो सेक्शन 52, ये सेक्शन याद रखिएगा, नंबर ओटीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। पांचों यूजेस याद रखिएगा, ओटीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है।
सो सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आप अपने एसपीआर को इन 5 जगहों पर ही यूटिलाइज कर सकते हैं और कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं कर सकते. In no case you cannot utilize SPR apart from the causes which is given in section 52 of Companies Act 2013. तो इन जितने भी रीजंस है सेक्शन 52 में, जो 5 रीजन लिखे हैं, उसमें कहीं पर भी फॉरफीचर ऑफ शेयर नहीं लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है कि फॉरफीचर के वक्त आप एसपीआर को टच नहीं कर सकते. यू कैन नॉट राइट ऑफ एसपीआर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर. तो क्योंकि सेक्शन 52 हमें रेस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं. इसीलिए जब प्रीमियम मुझे मिल गया, अब मिल गया तो मेरा वो स्पेसिफिक रिजर्व बन गया. अब उस रिजर्व का यूज मैं सेक्शन 52 के हिसाब से ही कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता. और सेक्शन 52 मुझे अलाउ नहीं करता है कि फॉरफीचर के वक्त आप एसपीआर को यूज करो. इसलिए जब प्रीमियम मिल जाता है हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. जो मैंने बोला वो क्लियर है? ठीक है. तो इसलिए जब प्रीमियम मिल गया तो मैंने क्या बोला, यू डू नॉट हैव टू रिवर्स द एसपीआर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर. इग्नोर द अमाउंट ऑफ एसपीआर मीन्स यू कैन नॉट यूटिलाइज द रिजर्व अमाउंट. अब बोलोगे सर जब सेक्शन 52 आपको अलाउ नहीं करता है एसपीआर को यूटिलाइज करने के लिए, तो यहां पर क्यों रिवर्स कर रहे हो फिर? अरे मेरे भाई, यहां तो पैसा मिला ही नहीं है ना, यहां पे तो प्रीमियम मिला ही नहीं है. तो फिर सर जब पैसा मिला ही नहीं है तो डेबिट क्यों कर रहे हो? बेटा जब ड्यू की एंट्री करी होगी तब आपने अपने एसपीआर को क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि ड्यू करते वक्त तो हमें नहीं पता था ना कि एसपीआर नहीं मिलेगा. आपने तो ड्यू फुल अमाउंट से कर दिया होगा, तो एसपीआर क्रेडिट हो चुका है. तो एक चीज मैंने ड्यू कर दी और मिला भी नहीं मुझे, तो ऐसी चीज जो आपने ड्यू कर दी है और मिला भी नहीं, उसे तो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा ना, हटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अननेसेसरी फिर वो रिकॉर्ड हुआ दिखाई देगा. मिला भी नहीं और रिकॉर्ड भी हुआ, ये तो पागलपंती हुई, गलत हुआ. आपकी बैलेंस शीट गलत इंफॉर्मेशन शो करेगी. दैट्स वाई आपने ड्यू किया बट आपको एसपीआर का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो वो अननेसेसरी क्रेडिटेड है, इसलिए फॉरफीचर के वक्त आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा. तो यहाँ हम एसपीआर को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, बिकॉज वो क्रेडिट हो चुका है बट मिला नहीं है, इसलिए अब हम उसे हटा रहे हैं. सो जो अब इतना मैंने डिस्कशन किया कॉन्सेप्चुअली, सिंपल सी बात है, एसपीआर मिल गया है, भूल जाओ. फॉरफीचर के वक्त आप उसका कुछ नहीं करेंगे, भूल जाओ, टोटली इग्नोर कर दो हर जगह से. और अगर नहीं मिला है तो फॉरफीचर के वक्त उसे रिवर्स कर दीजिए. ठीक है, समझ में आया? सो इफ यू वांट टू राइट दिस, राइट. सर एक डाउट है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. बताओ. सर अगर एसपीएफ को हमने इन रूल्स के अलावा किसी चीज में यूज किया तो क्या होगा? तो इलीगल हो जाएगा, पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, बिकॉज आप कंपनी है, आप आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जो कंपनीज एक्ट ने आपके लिए रूल्स बनाए हैं. यस. नोटेड. आगे बढ़े. चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने एंट्री तो सीख ही ली थी कैसे करनी है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और हमें रीजंस भी समझ में आ गया कि ऐसा होता क्यों है. ठीक, तो चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक पर. एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आप ये वाली लाइन टोटली इग्नोर कर दीजिएगा, लास्ट वाली. अब आप करिए. सो वैसे तो मैं आपको समरी बता देता, बट आई वांट कि आप पहले थोड़ा सा ट्राई खुद कर लें. सर डन. ओके, चलिए. सो लेट्स सी, किसी फॉरफीचर में कितना अमाउंट आया सिमरन? 400. ओके, गुड. चलिए देख लेते हैं, जिनके साथ नहीं बना एक बार और देख लेते हैं. बोल रहा है आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है, तो फॉरफिटेड शेयर से ही मतलब है 100 का शेयर था, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच करा था.
इसमें प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम था हमारा, तो टोटल पैसा जो आना था 12 रुपये आना था। ये कहानी चल रही थी। इन्होंने क्या बोला कि हम लोगों ने क्यों इसका शेयर फॉरफिट किया, बिकॉज द शेयर होल्डर had paid ₹4 on application but did not pay the allotment of ₹4। तो 4 रुपीज़ दे दिया एप्लीकेशन का, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं दिया, एंड कॉल ऑफ ₹4 शेयर। तो तीनों 12 इसके थे, तो टोटल 12 इस तरीके से बन गया। और क्योंकि प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली बात है प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट के साथ होगा। ठीक है, तो इसने क्या करा है, हमको ये दे दिया, 4 रुपीज़ दे दिया, ये दोनों नहीं दिए। अब ये दोनों नहीं दिए, अलॉटमेंट नहीं दिया और प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, इट मीन्स कि उस बंदे ने हमको प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है। और जब प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा अपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को। तो आप एंट्री पहले करके रख लो, अमाउंट बाद में देखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी वर्ड है क्या? नहीं, तो फिर हर्षिका फिर बोलेगी सर इक्विटी नहीं लिखा आपने। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स। रटी रटाई एंट्री है हमारी। अब अमाउंट डालेंगे। शेयर कैपिटल में क्या आता है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। तो आपने टोटल कॉल पूरा 12 का किया है, बट आपको चाहिए फेस वैल्यू, तो ये कैसे बना होगा, 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम। तो हमें 10 रुपीज़ से मतलब है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100, तो 100 इंटू 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा, 100 इंटू 2। शेयर फॉरफिचर में कितना आएगा, जो पैसा मिल गया, कितना पैसा मिल गया, 4 रुपीज़, तो 100 इंटू 4, और यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू जो नहीं मिला। अब आप प्रीमियम को नहीं भूलेंगे, आपको हर जगह प्रीमियम को इंक्लूड करना है, बिकॉज प्रीमियम नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो भूल जाते प्रीमियम नाम की कोई चीज़ है। ठीक है, तो कितना, 8 रुपीज़ हमको नहीं मिला, 800। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। नरेशन आप लिख लेंगे, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। बाकी अगर आप और ज़्यादा एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं नरेशन, तो आपकी मर्जी है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। सर हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होगा? कैसे प्रेजेंटेशन होगा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो होता है वैसा का वैसे ही होगा। तो सर मतलब सिर्फ यही एंट्री होगी, बाकी एंट्री ऊपर से नहीं, अभी होंगी, पर अभी अपन क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर सीख रहे हैं। चलिए, अब क्योंकि नितिन भाई ने बोला ही है तो हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो शुरुआत से लेकर आखिरी तक होगा। तो एक बार रिकैप भी हो जाएगा, इशू की एंट्रीज और फॉरफीचर की एंट्री। हाउएवर मैंने सोचा था डायरेक्टली री इशू पे चल लूँगा, बट नो प्रॉब्लम, एक प्रैक्टिस हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा हमारा। ये इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए, सो क्योंकि भाई साहब ने बोला है तो भाई साहब की बात मैं टाल नहीं सकता। ये तो बोलेंगे सर फीस दिए। ओके, क्या बोल रहा है, वाटिका लिमिटेड हैज़ अ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹20 ईच। तो हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये ऑथोराइज कैपिटल है। हम ऑथोराइज कैपिटल को की जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। इसका यूज़ होता है पर हमारे लिए यूज़ नहीं, बिकॉज अभी हमें जर्नल एंट्री करनी है। इससे मतलब है एक शेयर का फेस वैल्यू अब 10 नहीं है, 20 है। द होल ऑफ विच इज़ इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, मतलब कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, बढ़िया काम है। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, तो प्रीमियम भी दे दिया, बढ़िया। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹12 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसने क्या बोला, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब दोनों एक साथ हैं। यहाँ बच्चे क्या करते हैं ना, बोलते सर 6 + 6 कर लेंगे, 6 रुपीज़ का एप्लीकेशन और 6 रुपये की अलॉटमेंट। तो मैं बोलता हूँ यार देखो, मेरे पापा की दूसरी शादी थोड़ा ना है कि अपनी मर्जी से 6 + 6 कर दोगे। कहीं इसमें बोला है कि आपकी 2 हैं? नहीं, एक साथ बोला है ना, मीन्स वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ मंगवा रहे हैं, तो हमें उसे एक ही मानना पड़ेगा।
सो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 12 रुपीज़ था एंड फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ था एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओह माय गॉड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने लास्ट कॉल नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? हमने लास्ट कॉल नहीं किया है। ये याद रखने की बात है, ये फॉरफीचर में हमें काम आएगा। लास्ट कॉल हमने नहीं किया है, क्योंकि वो क्या बोला है, हम करेंगे, अभी करा नहीं है, करेंगे। तो हम भी एंट्रीज बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। The application and allotment money including premium was duly received, but a shareholder holding 500 shares failed to pay the first call and his shares were immediately forfeited. और फिर ये बोला देवर लेटर रीइशूड हमने अभी सीखा नहीं है, तो अभी हम नहीं करेंगे। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव, और अकाउंट बनाने को भी बोल रहा है। अकाउंट भी हम अभी नहीं बनाएंगे, जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे तब बनाएंगे, क्योंकि इनमें कोई स्पेशल ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। अकाउंट इजी है। चलिए, तो हम अपनी समरी बना लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज गुड टू प्रिपेयर अ समरी। अब नंबर ऑफ शेयर्स इशू बताएगा कोई मुझे? सर 2 लाख की। सर 1 लाख। सर 2 लाख। देखो, यही गलती हम करते हैं। क्या गलती करते हैं? मैंने बोला आपसे नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो 2 लाख लिखा है ना, इसके आगे रुपीस लिखा है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये टोटल रुपीस है। तो थोड़ा सा हमें ठहराव चाहिए जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं। ये देखिए ना, रुपीस लिखा है ना 2 लाख के आगे, ठीक है। और हमें पता है रुपीस कैसे निकलता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो रुपीस आएगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा? अरे सर, इतना तो हमें आता है। बेटा, तुम्हें आता है, कुछ लोग हैं अभी जिनको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे आएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 10,000 हो गए इशूड। तो 10,000 शेयर्स इशूड थे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच था, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच था, प्लस सर 20। हाँ जी, हाँ भाई 20 और 2 रुपीज़ का प्रीमियम था। यस, टोटल हमारे पास पैसा आना था 22। अब ये 22 हमारे पास किस तरीके से आना चाहिए था उसको भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है 12 रुपये एक साथ मंगवा लो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर। मतलब ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अब 2 कॉल नहीं, अब ये एक ही कॉल है। और ये कैसे बना होगा? 10 रुपीज़ फेस वैल्यू होगी और 2 रुपीज़ का प्रीमियम होगा। उसके बाद 2 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल था, तो 22 में से 12 + 2 14 मंगवा लिया। तो कितना नहीं मंगवाया है? 8 रुपीज़ नहीं मंगवाया। इन्होंने क्या बोला? जब मंगवाएंगे तब का तब देखेंगे। तो 22 रुपये आना था और हमें वो सेकेंड कॉल पे जाना ही नहीं है। इन्होंने बोला भैया यहीं तक ही ठहरो। तो अब देखिए, आपने टोटल कॉल कितना किया? आपने टोटल कॉल किया 14 रुपीज़ आउट ऑफ 22। ठीक है। और ये 14 बना कैसे? ये 14 बना है आपका 12 + 2। ये समझ में आया? ठीक है, चलिए। उसके बाद बोला कि एक पर्सन था, उसके पास कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे। 500 शेयर्स थे। उसने क्या करा? हमको फर्स्ट वाला तो दे दिया पैसा, ये वाला तो दे दिया, ये नहीं दिया। जैसे ही इसने ये हमको नहीं दिया, हमने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। और रीइशू तो अभी हमने सीखा ही नहीं है, तो हम यहीं तक रहेंगे। बोला जर्नल एंट्रीज करो, तो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे शुरुआत से। अब क्वेश्चन में हम शुरुआत से एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव, ये नहीं लिखा है ओनली फॉर द फॉरफीचर। अब आपको शुरुआत से करना पड़ेगा। क्या आप खुद कर सकते हैं? नहीं, मैं करवाऊंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने एक भी नहीं किया है जहां पर पैसा रिसीव होते वक्त ही हमारे पास SPR आ गया हो। एप्लीकेशन के साथ ही SPR वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टाइल मारूंगा और क्वेश्चन करूंगा।
लगे तो लोगों को मुझे आता है, तो क्या हुआ, मैं घर से याद कर कर आता हूँ। चलिए एंट्री करेंगे। अब मुझे कोई बताएगा कि पैसा हमें एप्लीकेशन पे कितना मिलेगा? हाउ मैनी शेयर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट अमाउंट? सर 5। 5 रुपीज़ कहाँ से आया? मुझे दिखा ही नहीं 5 रुपीज़। मतलब पूरे 2 रुपीज SPR का है, तो हाँ, बचा हमारे पास 10 रुपए और उसको 2 में बांट दिया तो ये देखो 5। तुम ही बात कर रहे हो जो मैंने बोला कि ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या बोला? मेरे 10,000 पापा की शादी थोड़ना है यार कि तुम आप हाफ हाफ में बांट दोगे। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हाफ हाफ में बांटना है, नहीं ना। तो समझो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ हो रहा है नितिन चंदनानी जी, ठीक है। तो Yes, जब sir. हाँ, कौन बोल रहा था? मैंने बीच में टोक दिया। सर मैंने बीच में बोल दिया। अ, 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 कोई गाना याद आ गया मुझे, छोड़ो। दिस इज नॉट राइट प्लेस टू सिंग दैट सॉन्ग। तो पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में अमाउंट कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे और आपको पूरा 12 रुपए एक साथ मिल रहा है, बिकॉज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है। इसमें प्रीमियम है, हमें पता है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी, प्रीमियम की एंट्री कैपिटल की एंट्री के साथ होती है, प्रीमियम की एंट्री कैपिटल की एंट्री के साथ होती है, और एप्लीकेशन में फर्स्ट वाली एंट्री कैपिटल की नहीं होती है, बैंक की होती है ना अनुपमा? इसलिए जब हमें पैसा मिलेगा हम डायरेक्टली 10 + 2 12 से ही करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 था, मल्टीप्लाइड बाय 12, इसको डेबिट कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल अमाउंट 1,20,000 आ जाएगा। और यहाँ पर अब जब आप लिखोगे तो टू क्या लिखोगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखोगे। क्वेश्चन में यही दिया है, हम भी यही लिखेंगे, 1,20,000। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, खत्म। बी, अब जब आप सेकेंड एंट्री करोगे तो आप एंट्री यही करोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000। शेयर कैपिटल, अब मैंने आपको क्या क्या बताया था कि शेयर कैपिटल जब भी आप सुनोगे आपके दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए, वो होता है फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल जब भी वर्ड सुनेंगे दिमाग में एक ही चीज आएगी, फेस वैल्यू। तो शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000, और फेस वैल्यू कितना है? 12 नहीं है, 10 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ेगा। और बाकी पैसा आपका टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सो अगर आपका एप्लीकेशन, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था जहां पर हमें एप्लीकेशन के साथ ही SPR मिले, तो सिंपल सा याद रखना है, SPR का एंट्री हमेशा कैपिटल के साथ होगा। तो हमारे वैसे उल्टा होता है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में उल्टा होता है, पहला एंट्री कैपिटल वाला होता है, दूसरा एंट्री बैंक वाला होता है। बट फर्स्ट वाली में पहले बैंक का होता है, दूसरा कैपिटल वाले के साथ होता है। तो SPR में भी आप जब अमाउंट डालोगे तो जिस एंट्री में कैपिटल होगा उसी एंट्री में SPR भी आएगा। और अमाउंट डालना तो बहुत ईजी है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम का अमाउंट, ये SPR में चला जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर प्लस फेस वैल्यू, शौर्या, वो चला जाएगा शेयर कैपिटल में। आई थिंक यू नीड अ कप ऑफ कॉफी। नो, ठीक है, अच्छी बात है। सो ये हो गया। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ फिर बच्चे जज्बाती हो जाते हैं। क्या जज्बाती होते हैं? सर फर्स्ट एंट्री कर दी तो सेकंड एंट्री अलॉटमेंट की होगी, तो वो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जल्दबाजी में हो जाता है, गलती नहीं है, मुझे पता है, हो जाता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैंने बच्चों की कॉपीज देखता हूँ ना, ये जो मैं आपको बताता हूँ ना कि बच्चे जनरली ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते, ये आपकी कॉपीज देखकर ही पता चलता है। बच्चे, मेरे पास स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करी होती है तो मुझे पता चलता है कहाँ। दैट्स वाई टेस्ट आर सो मच इम्पॉर्टेंट। चलिए, सो ये फर्स्ट कॉल होगा क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अभी एक साथ हो गया है, तो अब फर्स्ट कॉल होगा, ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कोई प्रीमियम नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे और एक शेयर का वैल्यू 2 रुपीज़ था, तो 20,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब सेकेंड एंट्री जब करेंगे रिसीव, तो कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है, हमें जर्नल एंट्री करना आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ओ सॉरी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में सेम वही अमाउंट आएगा जो ऊपर आया। और देखिए यहाँ ना ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं कि कॉल्स इन एरियर्स के लिए आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़े, सिंपल चीज़ है ये। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो डिफॉल्टर थे वो 500 थे और उसने 2 रुपीज़ नहीं दिया है, तो 500 इंटू 2 कर देंगे तो आपका कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट आ जाएगा। और बाकी बैलेंस आपका 19,000 जो है वो बैंक में आ जाएगा। सिंपल हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर आने के बाद जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया था हमने इमीडिएटली उसका शेयर फॉरफीट कर लिया, तो अब हमें नेक्स्ट कॉल में जाना नहीं है, हमें फॉरफीचर का एंट्री करना पड़ेगा यहीं के यहीं, अभी के अभी। ठीक है, सो जब आप एंट्री करेंगे, और ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था जब आप फॉरफीचर करेंगे और प्रीमियम भी हो ओरिजिनल इशू के वक्त, तो you have to see whether the amount of premium has been received or not। तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है? मिल गया है। मिल गया है तो भूल जाओ प्रीमियम नाम की कोई चीज़ होती है, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये होने नहीं दूंगा। आई थिंक मैंने उल्टा डायलॉग मार दिया, बट ठीक है। सो भूल जाएंगे प्रीमियम नाम की कोई चीज़ होती है। इट मीन्स आप एसपीआर को डेबिट नहीं करोगे। तो एंट्री क्या करोगे, सिंपल वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहाँ प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि मिल चुका है, मिल चुका है तो भूल जाओ, हाई क्लास का आदमी है उसको छोड़ दो। टू शेयर कैपिटल फॉरफीचर अकाउंट इनटू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अमाउंट कैसे डालेंगे, शेयर कैपिटल में क्या आता है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। ठीक है सर, 10 बार मत बोलो, अरे मैं वो थोड़ा स्टाइल मार रहा था। ठीक, तो टोटल 14 मिला और ये 14 बना कैसे था, 12 + 2, और इसमें फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना है, 12 रुपीज़। तो कॉल्ड अप तो 14 है पर हमको फेस वैल्यू कॉल्ड अप चाहिए, तो ये 12 रुपीज़ है। तो जब आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स 500 है और फेस वैल्यू कॉल्ड अप 12 रुपीज़ है, तो 500 इंटू 12 आ जाएगा। हाँ बोलो स्तुति। फेस वैल्यू कॉल्ड अप 10 नहीं होना चाहिए बेटा, हमने 14 रुपीज़ कॉल करा है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप 10 नहीं है। जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है ना वो 10 है। आपको तो टोटल कॉल अप चाहिए ना, आपने टोटल कॉल कितना किया था स्तुति, 14 किया था, तो आपको 14 में से फेस वैल्यू निकालना है। ये 2 रुपये, ये 10 रुपीज़ आपने कॉल किया, ये 2 रुपीज़ भी तो कॉल किया था ना आपने जो उसने नहीं दिया। ठीक है, ठीक है स्तुति जैन। यस सर। ठीक, चलिए, तो मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मेरे नोट्स भी बन जाएंगे। ये भी नोट्स है ना गाइज, एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बढ़िया फॉर्मेटिंग करके एक बुकलेट टाइप की पीडीएफ प्रिंट नहीं करवाऊंगा, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, प्रॉपर बुकलेट फॉर्म में आपको दे दूंगा। क्या लिख रहा था मैं, नंबर ऑफ शेयर थे 500 इंटू फेस वैल्यू कॉल्ड अप दैट इज 12 रुपीज़। आत्मनिर्भर बनिए, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, प्रिंट करवाइएगा। ये हो गया। अब शेयर फॉरफीचर में क्या आता है, शेयर फॉरफीचर में वो पैसा जो मिल गया, तो फिर यहाँ पर बच्चे क्या बोलते हैं, सर मिला तो हमें 10 रुपये है और 12 रुपये, पर हमें
प्रीमियम रिसीव हो गया तो प्रीमियम का अमाउंट भूलना पड़ेगा, तो अब आप 10 रुपीज़ के हिसाब से करेंगे कि आपको मिला 12 है और उसमें से 2 रुपये का प्रीमियम है, तो उसको तो भूल जाओ तुम, हमारे लेवल का नहीं है वो प्रीमियम, तो उसको भूल जाएंगे। तो यहाँ हम एंट्री क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ, कॉल्स एंड अरियर्स में जो पैसा उसने नहीं दिया, कितना नहीं दिया, 2 रुपीज़, तो 500 इंटू 2 1000। 500 shares forfeited for the non payment of first call। नरेशन आप लिख लेंगे। समझ में आया? समझ में आया तो नोट कर लीजिए। और इसके बाद सेकंड कॉल पे हमें जाना ही नहीं है, जबरदस्ती एंट्री नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विल बी कॉल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अभी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, तो जितना बोला है उतना ही करेंगे। सर अगर ये चीज नहीं लिखी होती एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो करते हैं हम एंट्रीज? हाँ बिल्कुल करते, बिल्कुल करते। चलो अब सिमरन ने बात छेड़ी है तो उसको भी कर लेते हैं। ऐसे नहीं बताना चाह रहा था मैं, बताऊं नहीं बताऊं? चलिए बता ही देता हूँ, फिर मेरे मन में अटका रहेगा वो, मेरे को भी है ना ज़्यादा होशियारी मारने के वो। ठीक है, आप पूछ रही है सिमरन तो ठीक है। चलिए अब ध्यान से याद करके आए हो ना। हाँ एग्जैक्टली। चलिए याद नहीं कर आया हूँ ना, इसलिए मन नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है गाइस, सिमरन का डाउट पूछ क्लियर कर देते हैं। वैसे मैं अभी ये बताना नहीं चाह रहा था, वो चीज़ फुल फ्लेजेड के साथ सोच रहा था आपको करवाऊँगा, लेकिन ठीक है, मेरे बच्चे जो चाहें वो करेंगे हम। देखिए गाइस, आपने क्या करा था, 22 रुपीज़ में से 14 तो कॉल कर लिया था। अब आप इस स्टेज पर पहुंच गए हो, फॉरफिट भी कर लिया। अब आप सेकंड कॉल करोगे, और सेकंड कॉल का अमाउंट हमें नहीं पता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आउट ऑफ 22 14 कॉल हो गया, तो 8 रुपीज़ का सेकंड कॉल हो जाएगा। ठीक वैसे याद रखिएगा, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो इस क्वेश्चन में नहीं करना है, बट हाँ आगे चल के हम सीखते ही, पर इसलिए हम अभी के अभी सीख लेते हैं। तो 8 रुपीज़ कॉल करना है। अब हम कॉल करेंगे नॉर्मल, इसमें कोई प्रीमियम तो है नहीं, तो आप एंट्री करोगे 6th वाला, क्या एंट्री करोगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। लेकिन गाइस अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट हो जाएगा। क्या करते हैं बच्चे, अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वो करते हैं शेयर कैपिटल। ओके सर, शेयर 10,000 थे और 8 रुपीज़ का एक है तो 80,000, बट नहीं, अब आपके शेयर्स 10,000 नहीं रह गए, भूलिए मत। 10,000 शेयर्स थे, जिसमें से 500 शेयर्स तो आपने कैंसिल आउट कर दिए, ख़त्म कर दिए। वो शेयर्स की वैल्यू ख़त्म हो गई, वो शेयर्स है ही नहीं, वो अब वो इशूड है ही नहीं, क्योंकि आपने शेयर कैपिटल ही रिवर्स कर लिया है। ख़त्म, फॉरफिट मतलब ख़त्म, वो शेयर इशू हुए थे वो रिवर्स हो गए पूरी तरीके से, तो हट गए वो। अब बचे कितने हैं मार्केट में शेयर, 9,500। सो नाउ आफ्टर द फॉरफिचर व्हेन यू विल कॉल द नेक्स्ट कॉल, आप रिड्यूस नंबर ऑफ शेयर्स से भेजोगे, कॉल करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट थे, तो मैंने जब फीस का बोलना है तो मैं सबको 50 स्टूडेंट्स को मैसेज करूंगा, लेकिन अगर मैं 2 स्टूडेंट्स को निकाल चुका हूं तो वो ग्रुप से आउट हो गए, तो आप कितनों के पास जाएगा, 48 के पास जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है, नंबर ऑफ शेयर इशू 10,000 था, बट राइट नाउ मैं 500 शेयर्स फॉरफिट कर चुका हूँ। तो अब मैं जो शेयर सेकंड कॉल का करूँगा, तो अगर मैं सबको करूँगा तो जिसके फॉरफिट कर दिया उसको मैं बोलूँगा ना, वो मुझे बोलेगा ना सामने से, क्यों बे तूने तो मेरे को फॉरफिट करा था ना, चल बे। तो इसलिए हम नहीं करेंगे, कौन गालियाँ खाए फालतू में। 9,500 मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज़ करेंगे। इज इट क्लियर? बस यही एक थोड़ा सा चेंज है कि आप जब आप नेक्स्ट कॉल करोगे आफ्टर फॉरफिचर, तो जो शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं उनको हटाने के बाद करोगे।
और क्योंकि कोई कॉल से नरियस नहीं हो रहा है तो पूरा पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। तो आप एंट्री कर लोगे बैंक अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल, पूरा 76,000 मिल जाएगा। ठीक है सिमरन? ओके यस सर। ओके। डन एवरीवन? हाँ जी, 8 मार्क का एक पक्का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 नंबर भी आपको बता देता हूँ। पार्ट ए का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहता है, 8 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से कोई एक करना पड़ता है, दोनों ही शेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। और शेयर का क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से बनता है कि जो क्वेश्चन दिखने में, पढ़ने में हमें इजी लगता है, वही हमारी बैंड बजाता है। सो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा आएगा और आपको पहचानना कैसे है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। बिकॉज मैं आपको सिखा तो सब दूंगा, बन भी आपसे दोनों तरीके के क्वेश्चन जाएंगे, बट एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट वो क्वेश्चन हमें ललचाता है, अरे ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, बट बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सीख लें। सो गाइज, अब हमने फॉरफिट कर लिया, अब मैं नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरे पास एग्जैक्टली हाफ एन आवर है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन से सुनेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम फॉरफिट करते हैं 3 काम होते हैं। पहला, हम पैसा खाते हैं, फिर पचाते हैं और फिर डकार मारते हैं। तो खाने वाला काम तो हमने कर दिया था, अब बाकी 2 काम एक साथ करने पड़ेंगे। ठीक, सो हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। कौन सा? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। मजेदार टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, मजा आ जाता है। इसको रंग बिरंगा कर देते हैं। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर मतलब क्या? आपने जो शेयर फॉरफिट करा था, नाउ अगेन उसको री इशू कर रहे हो। किसको री इशू कर रहे हो? डिपेंड करता है, जो भी लेने को तैयार हो जाए। मार्केट में अपनी कंपनी की बड़ी वैल्यू है, तो लोग बैठे हैं, मर रहे हैं लेने के लिए शेयर, तो हम उनको री इशू करेंगे। ठीक, अब जब आप री इशू करते हैं, जब आप फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं, तो री इशू जो होता है ना, वो लमसम में होता है, एक साथ होता है। फिर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं होता है। पूरा 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये पे इशू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देना, बट इशू हम पूरा एक साथ ही कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इशू करोगे तो एंट्री क्या होगा? पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू किस चीज का पैसा आ रहा है? शेयर कैपिटल का, टू शेयर कैपिटल। गाइज, यही आपकी री इशू की एंट्री है, इतनी सी, बट थोड़ा सा और ध्यान से सुनेंगे। बैंक में वो अमाउंट आएगा जितने पे आप शेयर दे रहे हो, जितने पे आप शेयर दे रहे हो। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता है? फेस वैल्यू। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप शेयर को री इशू करते हो, तो हो सकता है आपका शेयर जो री इशू हो रहा है वो भी प्रीमियम पे हो जाए। मार्केट में अगर डिमांड है तो फिर से प्रीमियम पे हो जाए। मतलब मेरे शेयर जो मैंने फॉरफिट किया था वो 10 रुपये का शेयर था और 12 रुपये पे मैंने री इशू कर दिया, तो 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। ठीक है, हो सकता है। तो बैंक में 12 रुपये आएगा क्योंकि पैसा आपको 12 मिलेगा, पर शेयर कैपिटल में 10 रुपये आएगा क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। बाकी पैसा कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। अभी मत लिखिएगा, जो भी लिख रहे हैं प्लीज मत लिखिएगा, अभी समझिएगा, मैं आपको प्रॉपरली लिखवाऊंगा। ठीक, लेकिन री इशू के वक्त ऐसा भी हो सकता है कि शेयर 10 रुपए का था लेकिन मार्केट में बिका 8 रुपए का। री इशू के वक्त हो सकता है डिस्काउंट, 2 रुपीज़ का क्या हुआ? डिस्काउंट। अब जब मैं ये चीज़ बताता हूँ तो मेरे जो क्रिटिकल थिंकर स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं, सर इशू के वक्त आपने बताया था
कि अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट, कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता है। तो मैंने बोला था कि ओरिजिनली जब आप इशू करोगे तब आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन री इशू जब आप करते हो तो आप अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि री इशू के वक्त आपको डिस्काउंट, तो OTQs के लिए ये ध्यान रख लेना, आपको क्वेश्चन में आता है कि वेदर अ शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट और नॉट, तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि वो नॉर्मल ओरिजिनल इशू की बात कर रहा है या री इशू की बात कर रहा है। क्योंकि जज्बाती होकर हम क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा है री इशू तो डिस्काउंट पर हो सकता है, ओरिजिनल इशू डिस्काउंट पर नहीं हो सकता, और अभी हम री इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट आ सकता है। ठीक है, तो ये जो एंट्री मैंने आपको बताई ये कब की बताई, जब आपका शेयर प्रीमियम पे इशू करेगा, री इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अभी नोट मत करिएगा, मैं आपको प्रॉपर्ली नोट करवाऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको बुकिश नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो अब जब आप री इशू करोगे डिस्काउंट पर तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट तो करोगे ही करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या करोगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तो 10 रुपये ही आएगा फेस वैल्यू, पर बैंक में अब 8 रुपये आएगा। अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड में आ रहा है, तो डेबिट साइड में आप डिस्काउंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मैंने किसकी एंट्री बताई, री इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है, शेयर फॉरफीचर। अभी मैं ये बताऊंगा कि शेयर फॉरफीचर ही क्यों डेबिट हुआ, डिस्काउंट क्यों नहीं हुआ, पहले एंट्री समझ में आई। ठीक है, तो अब आप जब एंट्री, जब आप अभी अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, जर्नल एंट्री फॉर री इशू ऑफ शेयर। आप कैसे एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। अब गाइज हमें एंट्री तो पता चल गई, लेकिन जब हमें क्वेश्चन आता है, बुकिश लैंग्वेज जब आती है ना, उसमें कंफ्यूजिंग होती है थोड़ी लैंग्वेज, तो हम किस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ भैया 12 रुपीज़ बैंक में आएगा, 10 रुपये कैपिटल में आएगा, लेकिन हम बुकिश लैंग्वेज में ना फंस जाते हैं कभी कभी कि बैंक में क्या आएगा और कैपिटल में क्या आएगा। तो मैं आपको बढ़िया रटवाने के लिए बता देता हूँ कि बैंक में आप कौन सा अमाउंट लिखेंगे, या तो उसके साथ एट वर्ड लिखा हो, या तो फॉर वर्ड लिखा हो, या तो ऑन वर्ड लिखा हो। एट ₹8, फॉर ₹8, ऑन रुपीज, ऑन कभी आता नहीं है तो ऑन को हटा देते हैं, ऑन सही ग्रामेटिकली सही नहीं है, तो एट और फॉर लिख लेते हैं। तो जिस भी वैल्यू के साथ एट वर्ड लिखा हो या फॉर वर्ड लिखा हो वो आप लोग किस में डाल देंगे, बैंक अकाउंट में डाल देंगे। शेयर कैपिटल में कौन सा वैल्यू डालेंगे, या तो एज वर्ड लिखा हो, या तो कॉल्ड अप वर्ड लिखा हो, या तो पेड अप वर्ड लिखा हो, वो आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। गाइज मैं तीन आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ना वो आपके मजे लेते हैं क्वेश्चन में। क्या बोलेगा, देखो ऐसे बोलेगा, फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट रुपीज एट एज ₹9, ₹8 कॉल्ड अप। मजा आ गया। तो यहां पर क्या आया, देखो एट लिखा है 8, तो यहां पर तो बैंक का तो क्लियर है भैया 8 आएगा, लेकिन यहां देखो एज वर्ड भी दे दिया 9
और एट वर्ड भी और कॉल्ड अप भी दे दिया 8। ठीक है, हो सकता है मेरा ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो, मैं सिर्फ आपको इन वर्ड्स का इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, एज यहाँ कॉल्ड अप यहाँ पेड अप। सर क्वेश्चन में तो एज वर्ड भी दे दिया और कॉल्ड अप वर्ड भी दे दिया, और एज के साथ अलग अमाउंट है, कॉल्ड अप के साथ अलग अमाउंट है। हम क्या करें, तो जो सीक्वेंस मैंने आपको दिया है ना, इसी सीक्वेंस को आप इंपॉर्टेंस देंगे। तो मैंने पहला कौन सा लिखा, एज, तो जो एज वाला अमाउंट है ना वो आप शेयर कैपिटल में लिख कर आ जाइएगा, बाकियों को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। सो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि बाद में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊं, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया कि ये वर्ड्स याद रखिएगा, क्योंकि जब कंफ्यूजिंग मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन क्लियर रहता है, लेकिन जब हमारी किस्मत ख़राब होती है ना तो क्वेश्चन उलझा के दे देते हैं वो। तो आप सिंपल सा याद रखिएगा, एज, कॉल्ड अप और पेड अप। तो अगर आपको एज, कॉल्ड अप और पेड अप सब दिया है तो पहले एज को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, तो एज वाला अमाउंट ही लिख लीजिएगा। अगर एज नहीं है, कॉल्ड अप और पेड अप दिया है तो कॉल्ड अप को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, कॉल्ड अप लिख लीजिएगा, और कुछ भी नहीं है तो पेड अप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बचा शेयर फॉरफीचर या एसपीआर, ये इसमें बैलेंसिंग फिगर आएगा। मतलब एक ही एंट्री में एसपीआर और फॉरफीचर दोनों नहीं आएंगे, एक ही एंट्री में एसपीआर और फॉरफीचर दोनों नहीं आएंगे, कोई एक आएगा। मतलब आपकी एंट्री या तो ये वाली होगी इतनी, या तो आपकी एंट्री ये वाली होगी। या तो प्रीमियम पे इशू होगा, री इशू होगा, या तो डिस्काउंट पे री इशू होगा। तो अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो शेयर फॉरफीचर डेबिट कर देंगे, और अगर प्रीमियम पे है तो एसपीआर को डेबिट कर देंगे। ये एंट्री समझ में आई? ये किसकी एंट्री है? री इशू की एंट्री। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? खैर मैं ही आधे क्वेश्चन तो मैं ही पूछ लेता हूँ, पर किसी को कोई पूछना हो तो बताओ। नहीं, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता। क्या पूछता कि सर जब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम का अकाउंट बनाया, जब डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट लिखना चाहिए, आपने शेयर फॉरफीचर को क्यों यूज़ किया, शेयर फॉरफीचर क्यों डेबिट करा? क्यों? क्योंकि हमें डकार मारनी है, खाना पचाना और डकार मारना। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन बता रहा हूँ, बिकॉज जब भी री इशू की एंट्री होती है, री इशू की एंट्री अकेली नहीं होती है, वो अपने साथ एक और एंट्री करवाती है हमको। कौन सी एंट्री? कोई मुझे बताएगा? मैंने आपको डिटेल में बताया था कि शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है और वो क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाता है जो डिफॉल्टर ने दे दिया है हमको, जो हम खा गए, है ना, हम खा गए, तो वो हमारा प्रॉफिट होता है सिमरन। हाँ सर, वो प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने फॉरफीचर के वक्त बताया था कि अगर ये प्रॉफिट है तो इसे किसी प्रॉफिट के अकाउंट में डालना चाहिए था या किसी रिजर्व में डालना चाहिए था, पर हमने नहीं डाला, उसे हमने एक टेम्पररी अकाउंट में संभाल के रखा है शेयर फॉरफीचर में। क्यों हम लोग उसको उस वक्त, वो हमारा प्रॉफिट तो है बट हम क्यों उसको प्रॉफिट में नहीं ट्रांसफ़र करते थे उस वक्त? बिकॉज आप जब शेयर फॉरफीट करते हो तो कंपनी के पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है री इशू करने का, और री इशू करते वक्त अगर कोई लॉस होता है, कोई एक्सपेंस होता है, कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान का जो यूटिलाइजेशन है वो आप इसी फॉरफीचर अकाउंट में करते हैं। मतलब फॉरफीट करते वक्त आपको फ़ायदा हुआ, री इशू करते वक्त आपको नुकसान हो गया, अब उस फायदे में से उस नुकसान को माइनस करके बाकी जो फाइनली प्रॉफिट बचेगा उसको आप अपने प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जब शेयर फॉरफीट हुआ था तब मैंने अपने उस प्रॉफिट को एक्चुअली प्रॉफिट में ट्रांसफ़र नहीं किया था, उसे मैंने एक टेम्पररी अकाउंट में रखा था शेयर फॉरफीचर में। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट तो था फिर भी उसे फॉरफीचर अकाउंट में रखा था। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी के पास एक ऑप्शन अवेलेबल था कि वो री इशू कर सके शेयर, और जब री इशू होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि री इशू करते वक्त कोई नुकसान हो जाए, जैसे डिस्काउंट पे इशू करा, तो इस नुकसान का यूटिलाइजेशन हम इसी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से कर सकते हैं और कहीं से नहीं कर सकते।
ये बात समझ में आई? ठीक है, अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है मेरे बच्चों, सो अब जैसे ही आप रीइशू की एंट्री करोगे ना, आपको कंपलसरी एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी? आप एंट्री करोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस एंट्री में कौन सा अमाउंट जाता है? इस एंट्री में अमाउंट जाता है क्रेडिट फॉरफीचर अमाउंट माइनस डेबिट फॉरफीचर अमाउंट। मतलब जब शेयर फॉरफीट करा था तब हमें जो प्रॉफिट हुआ था उसको हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया था, क्रेडिट कर दिया था। अब हमने रीइशू करा तो रीइशू करते वक्त नुकसान हो गया तो शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दिया। तो अब तो रीइशू हो गया शेयर। अब आप इस फॉरफीचर के अमाउंट को जो आप खाओगे इसको अब आप अपना प्रॉफिट मान सकते हो। तो अब आप इसको अपना प्रॉफिट मान सकते हो। आप प्रॉफिट मान सकते हैं तो इसे प्रॉफिट में डाल दीजिए। और क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए इसका नेचर क्या है? ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए हम इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। सो व्हेनेवर यू विल डू द एंट्री फॉर रीइशू, आपको ये एंट्री भी कंपलसरी करना पड़ेगा। और जो आपका चेकर होता है या आपकी बुक होती है उसमें आंसर डायरेक्टली बस यही बताया होता है क्वेश्चन कैपिटल रिजर्व का। अगर आपका कैपिटल रिजर्व सही आया है तो प्राइमा फेसी वी अज्यूम कि आपने लगभग सब कुछ सही किया होगा। समझ में आया? 50-60% समझ में आया। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इसका तो हमें 100% समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसका क्वेश्चन बनाते हैं। एक्स लिमिटेड forfeited shares which were issued 200 shares of rupees 10 each at rupees 2 premium for the non-payment of both the calls of rupees 2 each. Subsequently, all the forfeited shares were reissued at rupees 8 fully paid up. Journal entries for forfeiture and reissue. क्या बोलना चाह रहा है भाई? कहना क्या चाहते हो? 200 शेयर्स थे जिसमें से एक की वैल्यू थी 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम था, तो टोटल हमारे पास 12 रुपए आने चाहिए थे। अब क्या हुआ? 12 रुपीज आने चाहिए थे, देखते जाइएगा क्या कर रहा हूँ। 12 रुपीज आने चाहिए थे। क्यों फॉरफीट कर रहे हैं? क्योंकि इसने क्या करा है, 2 रुपए सेकेंड कॉल का और 2 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में इसने हमें कहीं पर भी नहीं बताया कि एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप फॉरफीट करते हो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, कितना मिला कितना नहीं मिला। तो हमें इन्होंने ये तो बता दिया कि कितना नहीं मिला। 2 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 2 रुपए सेकेंड कॉल का नहीं मिला। तो 12 में से 4 रुपए नहीं मिला, मतलब कितना मिल गया होगा? 8 रुपीज़। हमें कोई मतलब नहीं है इसमें से 8 रुपीज़ में से एप्लीकेशन का कितना, अलॉटमेंट का कितना है फॉरफीचर के वक्त। और प्रीमियम कहाँ पर होगा गाइस? इस 8 रुपीज़ में ही होगा, क्योंकि इस प्रीमियम में अलॉटमेंट इंक्लूड है और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम होता है इफ नथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड। तो ये कैसे बना होगा? 8 6 प्लस 2, और ये 12 कैसे बना है? 10 प्लस 2।
हमें क्वेश्चन में क्या बोला भाई, इसने 2-2 रुपए नहीं दिए दोनों कॉल्स के, तो मतलब 8 रुपए दे, 12 रुपए थे, 4 रुपए नहीं दिए, 8 रुपए दे दिए, तो हमने इसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए, जब्त कर लिए। बाद में ये पूरे के पूरे शेयर्स हमने री इशू कर दिए, री इशूड एट ₹8 फुली पेड अप। एंट्री करो, तो हमने बोला ओके, डरते हैं क्या किसी से हम, चलो जर्नल एंट्री करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। इन सबको हटाते हैं। तो हमें इशू की एंट्री नहीं करनी, हमें डायरेक्टली फॉरफीचर की एंट्री करनी। नाउ फॉरफीचर की एंट्री करनी है, ठीक, और प्रीमियम भी है क्वेश्चन में, तो हमको देखना पड़ेगा प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। ओ माय गॉड, प्रीमियम मिल गया, तो हमें भूलना पड़ेगा। भूलना पड़ेगा मतलब आप SPR को डेबिट नहीं करोगे, मतलब कि आप सिंपल सी एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account falls in arrears account। अमाउंट कैसे आएगा, क्या हम पूरा शेयर कॉल कर चुके हैं, पूरा पैसा कॉल कर चुके हैं? यस, हमने पूरा कॉल करा है। कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला भैया दोनों कॉल तक पहुंच गए थे, नहीं दी थी, मतलब कॉल तो हम पूरा कर चुके हैं। लेकिन शेयर कैपिटल में क्या था, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। दोबारा स्टाइल नहीं मारूंगा, अब आप समझ गए हो, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। अब टोटल कॉल्ड अप तो 12 रुपए है, लेकिन उसका फेस वैल्यू 10 है। नंबर ऑफ शेयर 200, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपीज, फेस वैल्यू कॉल्ड अप तो 2000। फॉरफीचर में क्या आता है, जो पैसा हमें मिल गया, तो पैसा तो एक्चुअली हमें 8 रुपीज मिला है, पर इसमें 2 रुपए प्रीमियम का मिल गया है, इसलिए हमें भूलना पड़ेगा। ना हमें 8 से मतलब है, ना 6 से। हमें किससे मतलब है, 6 से। और ना हमें 8 से मतलब है, ना 2 से, हमें मतलब किससे, 6 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 200 इंटू 200 शेयर्स हैं, 6 रुपए मिले हैं, 8 रुपए मिले हैं, लेकिन उसमें से 2 प्रीमियम का है, वो भूलना पड़ेगा। तो 200 इंटू 6, और कितने नहीं मिले हैं, 2 + 2 4 नहीं मिला है, तो 200 शेयर्स हैं, 4 रुपीज नहीं मिले हैं, ये कॉल्स इन अरियर्स। इस तरीके से आपका फॉरफीचर का एंट्री होगा, बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड, बस इतना ही लिखते हैं। समझ में आया? अब री इशू की एंट्री करेंगे। गाइस री इशू कर रहे हो आप 8 रुपए पे, एट मतलब बैंक वाला अमाउंट कितना है, 8 रुपीज। मैंने ऊपर आपको बताया था बैंक में क्या जाता है, या तो एट लिखा हो या तो फॉर लिखा हो, तो 8 रुपीज के साथ 8 रुपीज लिखा है, ओ 8 रुपीज के साथ एट लिखा है, तो बैंक में 8 जाएगा। और फुली पेड अप मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होती है शेयर की, शेयर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 10 या 12? 10 रुपीज, ठीक है। प्रीमियम को काउंट नहीं करते हैं ओरिजिनल वैल्यू में, तो फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पे दे रहे हैं, तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, तो शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी, रीइशू की, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू कर रहे हो, फॉरफीचर, हाँ डिस्काउंट है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट। फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर 200, फुल्ली पेड अप है तो 10 रुपए यहाँ पर। बैंक में 8 रुपीज जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 200 है, इंटू 8 यहाँ पर। बैलेंसिंग फिगर 400 आया है, वो शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग 200 शेयर्स री इशूड एट डिस्काउंट। और अब आपको तीसरी कंपलसरी एंट्री करनी पड़ेगी, कौन सी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, देखिए जब आपने शेयर फॉरफीट करा था तो 1200 रुपए का आपके पास प्रॉफिट आया था, पर आपने इसे प्रॉफिट नहीं माना था। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था रीइशू का, पर अब तो आपने रीइशू कर दिया।
और रीइशू करते अगर आपने फॉरफीचर को यूटिलाइज कितना किया 400, तो यहाँ पर कितना आएगा 1200 था 400 यूटिलाइज हो गया 800 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो आपका जो आंसर जो चेकर जब चेक करेगा सबसे पहले यही देखेगा कैपिटल रिजर्व सही निकाला है या नहीं। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। रियलाइज प्रॉफिट मतलब अब हम इसे अपना प्रॉफिट मान सकते हैं, बिकॉज जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था जिसके कारण लॉस हो सकता था वो हमने यूज कर लिया है और उस लॉस को हमने हटा दिया है। तो ये वाली जो एंट्री थी ये थी पैसा खाने की एंट्री। ये वाली जो एंट्री है ये है पचाने की एंट्री, और पचाने के बाद जब कुछ बच जाता है तो वो डकार के थ्रू बाहर निकल आता है। वैसे तो कहीं और से भी निकल सकता है, बट लेट्स बीइंग नॉट बीइंग दैट नॉटी। तो ये हमने डकार मार दी। कितने की डकार मारी? 800 की डकार मारी। मजा आ गया, खाया, पचाया, टैश किया। ठीक है, हाँ जी। रीइश्यू शेयर्स में भी अरियर्स होते हैं। रीइशू शेयर में अरियर्स कैसे होगा बेटा? रीइशू तो आप क्या कर रहे हो, लमसम पे कर रहे हो ना, एक साथ ही कर रहे हो। तो यहाँ तो वो पैसा देगा, यहाँ तो नहीं देगा। नहीं देगा तो शेयर री इशू ही नहीं होगा, रीइशू ही नहीं होगा। तो इसमें कॉल्स एंड अरियर्स का ऑप्शन होता ही नहीं है। भाई मैंने तुम्हें बोला कि फीस पूरी ही देना, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो या तो तुम फीस दोगी या तो नहीं दोगी। नहीं दोगी तो जय माता दी, और दे दी तो और अगर दे दोगी तो मैं भी वो गड़ा जेठालाल की जो दया है ना उसकी तरह गाना आइए पधारिए जेठा जी ऐसा करने लगूंगा। क्लियर है गाइस? Yes. देखिए गाइस, अब हम ना बेसिकली हम लोग जो है चैप्टर के एंड तक पहुंच गए। हाउएवर एंड नहीं है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। एंड तक मतलब क्या, हमने हर कॉन्सेप्ट को टच कर लिया है। ठीक, सो गाइस देखिए हमने क्या करा, हमने शेयर के बारे में पढ़ा, हमने शेयर को इशू करने के बारे में पढ़ा, कैसे हो सकता है प्रीमियम, कॉल्स इन अरियर्स एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन अभी छूटा हुआ है। ये तो इशू से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स पढ़े। फिर हमने देखा कि कॉल्स इन अरियर्स होगा तो फॉरफीचर के बाद रीइशू भी देख लिया, और रीइशू के बाद जब फाइनली प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा वो भी हमने देख लिया। सो स्टिल अभी हमें ये चैप्टर ख़त्म करने के लिए हमें और 6 क्लासेस लगेंगी। नहीं 6 नहीं, 5 क्लासेस तो मिनिमम चाहिए मुझे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में। ठीक है, 8 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ और आपसे अलविदा लेता हूँ। ओके मेरे बच्चों, जाने दो, मैं 1.5 घंटे से लगातार बोले जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, सो मच एफिशिएंसी आई हैव। ऐसा कभी बोला करो ना यार, तुम लोग कभी बोलते ही नहीं यार। कोई बात नहीं, ऐसे ही जी लेंगे। कितने एफिशिएंट हैं आप। हाँ, थैंक यू सो मच। सब बहुत टैलेंटेड है आप। थैंक यू सो मच। मैंने कभी बोला नहीं, कभी खुद में बोलता नहीं हूँ। थैंक यू। ओके बाय गाइस, चलो बकवास बंद करो। जय श्री राम।